हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक वीर टीचिंग एकेडमी में। फ्रेंड, आज मैं लेके आया हूँ बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज जो 22/10/2017 को पूछी गई थी। इसकी फुल व्याख्या के साथ मैं आज आपको बताने वाली हूँ। आगामी बिहार पुलिस परीक्षा में आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की पहले प्रश्न के साथ। तो आपका प्रश्न नंबर 1 में दिया गया है, उपभोक्ता कानून। प्रश्न नंबर 1 में दिया गया है, उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया। जी हाँ दोस्तों, उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया। तो इसका ऑप्शन ए है, उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाने के लिए। ऑप्शन बी, उपभोक्ता को सुरक्षा अधिकार प्राप्त कराने के लिए। ऑप्शन सी, ग्राहकों की शिकायतों का सरल, द्रुत और कम खर्च में निपटारा के लिए। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों। तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी है, क्योंकि ये सारा ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है, सेसव शब्द कौन सा संज्ञा है। जी हाँ दोस्तों, तो सेसव शब्द, प्रश्न आपको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। सेसव शब्द कौन सी संज्ञा है। तो सेसव शब्द, सेसव देखिए किस तरह का शब्द है। ये कहीं न कहीं एक भाव को प्रकट कर रहा है। सेसव किसी का नाम नहीं होता है, ना किसी जाति का नाम है। तो ये एक भाव को प्रकट कर रहा है। तो क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। बाकी वह जातिवाचक संज्ञा तो आपको पता है, वो पूरी जाति का जो बोध होता है उसको जातिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो है जो किसी खास व्यक्ति का बोध होता है। किसी नाम का या किसी खास व्यक्ति के जो बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हीराकुंड बांध, प्रश्न नंबर 3 है, हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है। तो हीराकुंड नदी परियोजना, ये हीराकुंड नदी परियोजना एक तरह का बांध है जो कि महानदी पर है। किस पर है, तो महानदी पर है। और दामोदर नदी पर है पंचेट बांध। दामोदर नदी पर कौन सा है, पंचेट बांध है। और गंगा नदी पर आपको पता ही है, फरक्का बांध और टिहरी बांध है। जी हाँ दोस्तों, गंगा नदी पर फरक्का बांध और टिहरी बांध है। दामोदर नदी पर पंचेट बांध है। कोसी नदी पर कोई बांध नहीं, इसे सप्तकोशी है। और ये आपका कोसी नदी का उद्गम स्थल नेपाल में होती है और इसका बिहार में गंगा में जाके मिल जाती है। दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ होती है, तो झारखंड के छोटा नागपुर पठार में होती है और ये आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी का उद्गम स्थल, जी हाँ दोस्तों, गंगा नदी का उद्गम स्थल होती है उत्तराखंड के गौमुख से होती है। और ये भी जाके पश्चिम बंगाल में ब्रह्मपुत्र में जाके मिल जाती है और मिलने के बाद वो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने में है, प्रश्न नंबर 4 आपके सामने में है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है पूछ रहा है। क्वेश्चन नेगेटिव पूछ रहा है तो आंसर भी नेगेटिव देना है। तो ऑप्शन ए है लकड़ी, ऑप्शन बी है गोबर, ऑप्शन सी है परमाणु ऊर्जा और ऑप्शन डी है कोयला। तो इसमें बायोमास जो ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, इससे बायोमास ज़्यादा नहीं बनती है, तो वो है लकड़ी। कौन सा है, तो उसको सही आंसर इसका है लकड़ी। पढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो ये बहुत सिंपल सा प्रश्न है। कर्क रेखा निम्न में से नहीं गुजरती है, तो इसका सही आंसर है उड़ीसा, क्योंकि इसका शॉर्ट ट्रिक है मित्र पे गमछा झाड़। तो मित्र पे गमछा झाड़ में जो शब्द आपका आता है, जितना शब्द है मित्र पे गमछा झाड़ में, उसमें राजस्थान भी है और छत्तीसगढ़ में भी है और त्रिपुरा भी शब्द आता है, लेकिन उड़ीसा ओ से कोई शब्द नहीं आता है। तो ये उड़ीसा जो है, जो ये कर्क रेखा से नहीं गुजरती है। बढ़ते हैं छठे नंबर प्रश्न की ओर। के डब्ल्यू एच
किलोवाट आवर किसकी इकाई है? KWH किलोवाट आवर ऊर्जा की इकाई है। किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की इकाई है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वां नंबर प्रश्न है आपके सामने। भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन था? जी हाँ दोस्तों, भारत में प्रथम रेल टर्मिनल यानी सबसे पुराना रेल टर्मिनल आपको छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पुराना कौन सा है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जो कि मुंबई में है। ये कहाँ पे है? मुंबई में है। और थाने जो रेलवे स्टेशन, ये भी मुंबई में, जहाँ पे आपकी सबसे पहली रेल चली थी 1953 में। कब चली थी? 1953 में, 1953 में नहीं चली थी, 1853 में चली थी प्रथम रेल, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने। लार्वा को कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो लार्वा के कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया आपको क्यांतरण कहलाती है। क्या कहलाती है? क्यांतरण कहलाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डोपिंग का क्या अर्थ है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में डोपिंग का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, माल को केवल सस्ती कीमतों पर पुनः आयात करने के लिए निर्यात करना, या फिर बी नंबर, अवर गुणवत्ता के सामानों का निर्यात करना, या ऑप्शन सी, उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्यों के नीचे की कीमतों पर निर्यात करना, या ऑप्शन डी, कर भुगतान किए बिना निर्यात करना। तो इसका सही आंसर आपका है ऑप्शन सी। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, उत्पादन की वास्तविक लागत से उसके घरेलू बाजार के मूल्यों के नीचे की कीमतों पर निर्यात करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने है ये 10 नंबर प्रश्न। जी हाँ, 10 नंबर प्रश्न काफ़ी सिंपल प्रश्न है। ये आप लोगों को अच्छी तरह से पता भी होगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो जी हाँ दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। जी, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो गौतम बुद्ध है। और महावीर कौन है? तो महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं। गुरु नानक कौन है? तो गुरु नानक जी सिख धर्म के संस्थापक हैं। क्या है? तो सिख धर्म के संस्थापक। और कबीर के किस लिए माना जाता? तो ये निर्गुण के लिए विख्यात है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। माले लुक्स प्रेटी, ये इंग्लिश का प्रश्न है। तो गिव द करेक्ट एटोनिम ऑफ द वर्ड प्रेटी इज यूज इन द अबव सेंटेंस। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार कौन सा संगठन है? भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है? जी हाँ दोस्तों, तो इसका सही ए नंबर ऑप्शन है केंद्रीय सतर्कता आयोग, बी है उच्च न्यायालय, सी है नौकरशाही, और डी है केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI। इसका सही आंसर आपको आएगी ए, केंद्रीय सतर्कता आयोग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है कॉपर, ऑप्शन बी है यूरेनियम, ऑप्शन सी है कोयला, ऑप्शन डी है बॉक्साइट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर इसका है यूरेनियम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने है 14 नंबर के प्रश्न। वनों के वितरण को देखने वाला मानचित्र कौन सा है? जो वन है उसको हम किस चीज़ से देखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं?
फर्स्ट ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन प्रयोगशाला, बी है राजनीतिक, सी है थीमेटिक, डी है भौतिक। तो इसका तो आपको आंसर पता ही है, शब्दों से ही पता चल रहा है। तो इसका सही आंसर है भौतिक। भौतिक मानचित्र होता है। मानचित्र को क्या कह सकते हैं? भौतिक संसाधन कह सकते हैं। तो इसी से हम वनों का वितरण देख सकते हैं कि किस एरिया में कितने वन है, किस एरिया में कितने जल है, किस एरिया में कितना स्थल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15 नंबर का प्रश्न है, आर्यभट्ट एक महान थे, देश थे। आर्यभट्ट क्या थे ये पूछ रहा है। तो आर्यभट्ट एक खगोल शास्त्रीय गणितज्ञ थे। क्या थे? आर्यभट्ट एक खगोल शास्त्रीय गणितज्ञ थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि M2 16 नंबर प्रश्न में आपके मैथ से है। यदि M2 बराबर -2 बराबर 6 तो M बराबर वाट, M बराबर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका होगा 60। इसका सही आंसर क्या होगा? 60 होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अधिकरण कारक चिन्ह है। अधिकरण कारक चिन्ह है। ए से को, बी को, के लिए, सी पे पर के लिए, और ऑप्शन डी को के लिए। तो इसका सही आंसर जो होता है अधिकरण में पे पर के लिए है। इसका सही आंसर क्या है? में पे पर के लिए है। 18 नंबर प्रश्न है आपके सामने। यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 और द्रव्यमान संख्या 32 हो तो न्यूटन की संख्या कितनी होगी? जी हाँ दोस्तों, यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 न्यूटन से और 16 और द्रव्यमान संख्या 32 हो तो न्यूटन की संख्या कितनी होगी? तो इसका सही आंसर आपके सामने में है। इसका सही आंसर होगा ए 48 या बी 32 या सी 16 या डी 8। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 8। यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 और द्रव्यमान संख्या 32 हो तो न्यूटन की संख्या 16 होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान को भरने के लिए बोल रहा है। ही ट्रेवल, तो ही ट्रेवल के साथ क्या लगेगा? ऑप्शन ए बाय लगेगा, या ऑप्शन बी विथ लगेगा, या ऑप्शन डी एट लगेगा, या ऑप्शन डी ऑन लगेगा। तो इसका सही आंसर जो आपके सामने है वो है बाय, एंड ऑप्शन ए बाय लगेगा। प्रश्न संख्या आगे 20वां है मैथ से रिलेटेड। निम्न में से कौन सा शून्य को नहीं दर्शाता है? कौन सा शब्द है जो शून्य को नहीं दर्शाता, जिसको कैलकुलेशन करने के बाद शून्य नहीं आ रहा है? ये आप लोग भी अपने ध्यान से पता कर सकते हैं कौन सा शब्द है। तो ये ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि 2/0 है, 2/0। तो इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये कभी भी 0 नहीं होगा। जब भी आएगा कुछ ना कुछ अंक होगा, क्योंकि 0 से भाग देने के बाद कभी भी 0 नहीं होता है। जो अंक रहती है वही रहती है। बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्नों की संख्या काफ़ी बड़ी हो गई है। वो इधर होगा 31 नंबर। आपके सामने है 21 नंबर प्रश्न। पढ़ना, पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? ए सकर्मक है, ये बी द्विकर्मक है, सी अकर्मक है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए सकर्मक। पढ़ना एक सकर्मक क्रिया। पढ़ने से क्या होता है? सकारात्मक विचार मन में आती है, ना कि द्वेष भावना कभी आती है। इसलिए पढ़ना एक सकर्मक क्रिया होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 22 नंबर प्रश्न में है, भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा है? भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला
अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इस ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है राजस्थान। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी केरल। केरल जो है वो रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है और मसालों का भी सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। जम्मू कश्मीर क्या है? जम्मू कश्मीर केसर के लिए फेमस है, क्योंकि वहाँ केसर ज़्यादा उत्पादन होता है और सेब का ज़्यादा उत्पादन होता है। और बिहार में क्या फेमस है दोस्तों? बिहार में मखाना के लिए ज़्यादा फेमस है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। परमाणु केंद्र की चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा था? प्रश्न नंबर 23 पूछ रहा है परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा था? तो ये इसमें सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए बोहर, या ऑप्शन बी चैडविक, या ऑप्शन सी रोंटजन, या ऑप्शन डी रदरफोर्ड। तो इसका सही आंसर जो है वो है बोहर। ऑप्शन ए बोहर। परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह बोहर ने कहा था। ये किसी कथन है? तो ये बोहर की कथन है। ऑप्शन पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न 24 मैथ से है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर का मान क्या होगा? तो ये तो प्रश्न है काफ़ी सिंपल है। इसका तो आंसर आप साफ साफ बता सकते हैं कि 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका सही आंसर होगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समीकरण v बराबर u प्लस ए टी क्या जानकारी देता है? समीकरण v बराबर u प्लस ए टी क्या जानकारी देता है? तो ऑप्शन ए वेग स्थित पोजीशन का एक फंक्शन है, वेग समय का एक फंक्शन है, ऑप्शन सी वेग स्थिति में समय का एक फंक्शन है, ऑप्शन डी स्थिति का समय फंक्शन है। तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका वेग समय का एक फंक्शन है। जी हाँ दोस्तों, 25 नंबर का ऑप्शन बी सही राइट आंसर है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न को। राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, ये कथन किसका है? राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, ये कथन किसका है? जी हाँ दोस्तों, तो इसका सही आंसर जो है वो है, आप ही बताइए। इसका 4 ऑप्शन है। ए नेहरू, बी जाकिर हुसैन, डी महात्मा गांधी, या सी महात्मा गांधी, या डी इंदिरा गांधी। तो इसका सही आंसर जो है वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का कहना था कि राजनीति जो है वो कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, वो धर्म के साथ साथ चलती है। और नेहरू जी जो थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये पूर्ण स्वराज की मांग किया था। और जाकिर हुसैन आपको पता है तबला वादक है। इंदिरा गांधी प्रथम महिला राष्ट्रपति है। और जाकिर हुसैन तबला वादक नहीं है, यह प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति है। ये क्या है? प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति है। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? तो लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम, एक सेकंड, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? तो ऑप्शन ए नागरिकों के प्रति जवाबदेही, महत्वपूर्ण निर्णय लेना, ऑप्शन सी शक्तिशाली शासन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए नागरिकों के प्रति जवाबदेही। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम यही है कि आप नागरिकों के प्रति कितनी जवाबदेही है। आप जो भी कार्य करें वो नागरिकों के हित में कर रहे हैं या नागरिकों के हित के विरुद्ध कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 28 नंबर प्रश्न आपके सामने है। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्व प्रमुख साधन कौन सा है? भारत की अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्व प्रमुख साधन कौन सा है? ऑप्शन ए राजमार्ग, ऑप्शन बी जलमार्ग, ऑप्शन सी रेलवे, या ऑप्शन डी एयरवेज। तो इसका सही जो आंसर है वो ऑप्शन ए राजमार्ग है। परिवहन का
सर्वप्रमुख साधन है राजमार्ग, जो भारत की अर्थव्यवस्था में काफ़ी सहायता करती है। पयोधी शब्द निम्न में किसकी पर्यायवाची शब्द है? पयोधी शब्द जो है निम्न में किसकी पर्यायवाची शब्द है? तो इसका ए ऑप्शन है वारी, ऑप्शन बी है समुद्र, ऑप्शन डी है दूध, ऑप्शन डी है अमृत। तो इसका सही आंसर जो है समुद्र। पयोधी शब्द निम्न में किसकी पर्यायवाची है? तो समुद्र की पर्यायवाची है। बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्नों के साथ। निम्न में से सही कथन है, सही कथन को चुनना है दोस्तों। तो ऑप्शन ए तेल पानी में मिल जाता है, ऑप्शन बी स्टोन पानी में घुलनशील होता है, या ऑप्शन सी पत्थर पारदर्शी एवं कांच अपारदर्शी होता है, या ऑप्शन डी चीनी पानी में घुलनशील होता है। तो चलते हैं इसके सही प्रश्न की ओर। तो इसका सही प्रश्न जो है वो ऑप्शन डी है, चीनी जो है वो पानी में घुलनशील होता है। बाकी तेल पानी में कभी नहीं मिलता, आपको पता भी है। जब पानी में तेल डाल दिया जाता है तो तेल का जो सतह होता है वो ऊपर हो जाता है, पानी का सतह जो होता है वो नीचे हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने है 31 नंबर प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य है वो है इस प्रकार। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य है ऑप्शन ए फ्रांस, रूस, जापान, चीन, भारत, या ऑप्शन बी श्रीलंका, बांग्लादेश, फ्रांस और जापान, या ऑप्शन सी भारत, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका और श्रीलंका, या ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके और फ्रांस। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर जो है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस, यूके और फ्रांस। इसका सही आंसर क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस, यूके और फ्रांस और चीन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हमारे देश में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है आपका असम, क्योंकि 1 जुलाई 2017 को भारत के प्रधानमंत्री ने जीएसटी को लॉन्च किया था। कब किया था? तो 1 जुलाई, इसमें लिखावट नहीं हो रहा सही से, 1 जुलाई 2017 को भारत के प्रधानमंत्री ने जीएसटी को लॉन्च किया था। संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन ए तत्सम कहते हैं, ऑप्शन बी तद्भव कहते हैं, ऑप्शन सी देशज कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है, जो आपका संस्कृत का शब्द जो मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो ऑप्शन ए है तत्सम, जो कि मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किया जाता है और जो संस्कृत में प्रयोग किया जाता है। संस्कृत का शब्द है लेकिन हिंदी में प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देशज क्या है? तो ये निजी क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाला शब्द है। बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद्र को माना जाता है। किसको माना जाता है? मुंशी प्रेमचंद्र को माना जाता है। जी हाँ दोस्तों। और ये दिनकर जो है ये हिंदी का कवि है। दिनकर क्या है? तो हिंदी का कवि है। सुभद्रा कुमारी चौहान ये क्या है? रानी लक्ष्मीबाई कहानी की कवयित्री है। जो रानी लक्ष्मीबाई जो कहानी है इसका कवयित्री कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 35 नंबर प्रश्न आपके सामने है। अगर घनावकार डिब्बे की लंबाई 2 AB, चौड़ाई 3 AC और ऊंचाई 2 AC
है तो उसका आयतन क्या होगा। तो मैथ का प्रश्न मैं बाद में बता दूंगा, अभी फ़िलहाल इसका जो है व्याख्या के साथ नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मेरा पेन अभी अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन 36 नंबर आपका है प्रश्न, दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है। तो ऑप्शन ए रूसो ऑप्शन ए रूसो, या ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी गुटेनबर्ग, ऑप्शन डी टोल्स्टॉय। यहाँ दोस्तों दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है। तो ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स है। कौन है। तो ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स है। और रूसो कौन है। समाजवाद का लेखक है। रूसो कौन है। समाजवाद का लेखक है। और ये टोल्स्टॉय जो है ये हिंदी का वॉर एंड पीस का लेखक है। ये क्या है। द वॉर एंड पीस का लेखक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमरवेल। अमरवेल किसका उदाहरण है। अमरवेल किसका उदाहरण है। तो अमरवेल आप देखते होंगे पेड़ों पे जो येलो कलर का जो लत जैसा लगा होता है, झाड़ी जैसा जो पूरा फैला होता है, जिसको बोलते हैं अमर बेल। मतलब वो जीवित रहता है, वो कभी मृत नहीं हो सकता, उसी को बोलते हैं अमर बेल। वो छोटा सा होता है लेकिन वो धीरे धीरे पूरे पैरों में पूरा पेड़ पर फैल जाता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, परजीवी कहा जाता है। क्योंकि पूरे पैरों में पेड़ पे जो पूरा फैलता है इसीलिए उसको परजीवी कहा जाता है। ये कभी मरता नहीं है, ये हमेशा जीवित रहता है, इसीलिए बोलता है अमरवेल इसे। ये परजीवी पोषक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 38 नंबर प्रश्न है आपके सामने में। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण रहा। ब्रिटिश शासन के दौरान शिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण रहा। तो ऑप्शन है आपके सामने में, ए कम कीमत वाली मशीनों का विकास, या ऑप्शन बी भेद पूर्वक टैरिफ नीति, ऑप्शन डी दोनों ए और बी, ऑप्शन सी है डी दोनों ए और बी, ऑप्शन डी है ना तो ए और ना तो बी। तो इसका सही आंसर आपके सामने है ऑप्शन सी है, कम कीमत वाली मशीनों का विकास और भेदभाव पूर्वक टैरिफ का नीति दोनों उन्होंने किया था अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों के साथ। इसलिए ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय सैनिक जो थे वो युद्ध करने में और अंग्रेज़ों को साथ देने में हस्तक्षेप करने लगा, यानी विरोध करने लगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 39वां नंबर प्रश्न है, वश्य पदार्थ का ज़्यादा सेवन करने से क्या होता है। ज़्यादा खाने से क्या होता है। जो हमारे घर में वश्य पदार्थ यानी एक दिन का भोजन अगर पड़ा रहे उसे कहते हैं वश्य पदार्थ। तो उसको ज़्यादा सेवन करने से क्या होता है। तो ऑप्शन ए मोटापा होता है, या ऑप्शन बी कमजोरी होता है, या ऑप्शन सी वजन में कमी होता है, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही जो आंसर आपके सामने है, इससे मोटापा बढ़ती है। इससे ना तो प्रोटीन मिलेगी, ना तो ऊर्जा मिलेगी, ना तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगी, सिर्फ मोटापा बढ़ेगी। जी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा मिलेगी इससे, इसलिए मोटापा बढ़ती है। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। 40 नंबर प्रश्न है आपके सामने, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। ऑप्शन ए 2005 ईस्वी में, ऑप्शन बी 4 अगस्त 2009 ईस्वी में, या ऑप्शन सी 2004 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1990 ईस्वी में। तो जी दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी 4 अगस्त 2009 ईस्वी में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 4 अगस्त 2009 ईस्वी में लागू हुआ था, जो कि अनुच्छेद 21 के को में है। अनुच्छेद 21 के को में है। ये कब लागू हुआ था। तो 13 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ये तो लागू हुआ था 4 अगस्त 2009 को, लेकिन पूरा देश में इसको पूर्ण रूप से पारित किया गया वो 13 अप्रैल 2010 को। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 41 नंबर प्रश्न है आपके सामने,
तीनों ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? तीन ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? तो प्रश्न नंबर ऑप्शन है ए तट, ऑप्शन बी है द्वीप, ऑप्शन सी है पर्याद्वीप, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो है पर्याद्वीप। तीनों ओर से जो घिरे भूभाग होते हैं उसे पर्याद्वीप कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको ये द्वीप किसे कहते हैं आपको पता है? तो इसे टापू कहते हैं जो तीनों ओर से जल से घिरे होते हैं। जल के बीच में अगर किसी चीज़ बना होता है तो उसे टापू कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 42 नंबर प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना है? नहीं है, नहीं पूछ रहा यानी नेगेटिव प्रश्न पूछ रहा है। आपको नेगेटिव प्रश्न पर ध्यान देना, जहाँ नहीं बोलेगा तो उसको तुरंत घेरा मार देना है, यानी नेगेटिव प्रश्न है। तो इसका सही आंसर है आपके सामने में ऑप्शन है ए किसान क्रेडिट योजना, या ऑप्शन बी HHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, या कर्मचारी रेफरल योजना। तो इसका सही आंसर जो है वो कर्मचारी रेफरल योजना है, क्योंकि ये जो है ये किसान के हित के लिए नहीं है। इसलिए मैं नेगेटिव प्रश्न पूछ रहा था तो नेगेटिव यही निकलता है, कर्मचारी रेफरल योजना। बाकी बात किसान के हित में किसान क्रेडिट कार्ड योजना भी आती है, HHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम भी आती है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भी किसान के हित में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल से नमी सोख लेता है कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए निर्जलीकरण, ऑप्शन बी प्रस्वेदन, ऑप्शन सी निथारण, ऑप्शन डी आसवन। तो इसका सही आंसर आपके सामने में है प्रस्वेदन। जी हाँ दोस्तों, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल से नमी सोख लेता है तो उसे कहते हैं प्रस्वेदन। उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रस्वेदन। और निर्जलीकरण क्या है? निर्जलीकरण वो है जैसे शरीर से पसीना निकलना, एक तरह का निर्जलीकरण होता है। निथारना क्या है? पानी में से गंदे मिट्टी को निकालना, उसे कहते हैं निथारना। और ये आसवन है, भाप बन के पानी जो भाप बन के उड़ता है इसे ही कहते हैं आसवन। जैसे आपका पानी जमा रहता है वो अपने आप उड़ जाता है, सूख जाता है, उसे ही भाप आसवन कहते हैं। 44 नंबर प्रश्न है, इंग्लिश का प्रश्न है। चेंज द नाउन एप्लीकेशन इनटू इट्स वर्ब फ्रॉम। नाउन को चेंज करने बोल रहा है तो एप्लीकेशन को किस चीज़ में लिखा जा सकता है? तो ऑप्शन ए है एप्लीकांट, ऑप्शन बी है एप्लीएंस, ऑप्शन सी है एप्लीकेबल, ऑप्शन डी है अप्लाई। तो एक एप्लीकेशन को आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। सही आंसर डी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 45 नंबर प्रश्न है आपके सामने। फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड। फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड। इफेक्शन पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए दिया हुआ इफेक्शनेट, ऑप्शन बी इफेक्ट, ऑप्शन सी इफेक्शनेटली, ऑप्शन डी इफेक्टिंग। ऑप्शन डी क्या है? तो इफेक्टिंग है। तो इसका सही आंसर आपको कहा जाता है इफेक्शनेट। क्या आ जाता है? इफेक्शनेट। इफेक्शन का एडजेक्टिव चेंज करने के लिए बोल रहा तो इसका हो गया इफेक्शनेट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वृद्धि का सही विलोम शब्द क्या है? वृद्धि मतलब विकास होना, तो इसका सही विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए गतिवृद्धि, ऑप्शन बी अवृद्धि, ऑप्शन सी अल्प वृद्धि, ऑप्शन डी क्षय। तो जी दोस्तों, इसका सही आंसर जो है वो होगा क्षय। वृद्धि का विलोम है क्षय, यानी क्षय मतलब क्या हो गया? बेकार हो जाना, बर्बाद हो जाना। कहीं वृद्धि हो रहा है तो कहीं
वृद्धि कम हो रहा, क्षय हो रहा, सॉरी। बढ़ते हैं 47 नंबर प्रश्न की ओर। फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल ग्राउंड आई एम एवरेज टू। फिल इन द ब्लैंक इज सुटेबल ग्राउंड बोला जी, सही चीज़ यहाँ पे क्या लगेगी, आई एम एवरेज टू। तो आई एम एवरेज टू के साथ आपको लगने वाली है ऑप्शन ए ड्रिंक लगेगी, ऑप्शन बी ड्रंक लगेगी, ऑप्शन सी बी ड्रंक लगेगी, या ऑप्शन डी ड्रिंकिंग लगेगी। तो आई एम एवरेज टू ड्रिंकिंग होगा। क्या होगा, आई एम एवरेज टू ड्रिंकिंग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये भी अंग्रेजी का प्रश्न है। फाइल इन द ब्लैंक विथ राइट infinitive. Fill in the blank with right infinitive. It is not easy dash L pupil। तो इसमें ऑप्शन है ए प्लीज, ऑप्शन बी प्लेसिंग, ऑप्शन सी टू बी प्लीजेड, ऑप्शन डी टू प्लीज। तो इसका सही आंसर जो है वो डी हो जाएगा, टू प्लीज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 49 नंबर प्रश्न है आपके सामने है। निम्न में कौन सी एक अधातु है। निम्न में कौन सी एक अधातु है। तो ऑप्शन ए CO, ऑप्शन बी Fe, ऑप्शन सी F, या ऑप्शन डी Na। तो इसका सही जो आंसर है, जो अधातु है, वो ऑप्शन F। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें आपका FCO संकेत कर रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड का, ऑप्शन बी संकेत कर रहा है आयरन का, ऑप्शन डी संकेत कर रहा है आपका सोडियम का। आ गया आपके सामने 50 नंबर प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, आपको 50 लग चुकी है। 50 नंबर प्रश्न में है तो का उच्चारण होता है किससे। तो हम शब्दों का उच्चारण जो करते हैं वो किससे करते हैं। तो इसका सही आंसर आपका है दांत से करते हैं। कैसे करते हैं, दांत से करते हैं। अब आप तो बोलिए, तो बोल के देखिए आपका जीभ जो है वो कहाँ जाकर टकरा रही है। तो दांत से टकरा दांत से टकरा रही है। तो ये इसका सही आंसर होगा, दांत से करते हैं। अब थोड़ा मैं समय को भी देख लेता हूँ कितनी समय हुई है। अगर वीडियो अगर लंबी बन जाए तो दिक्कत हो सकती है। समय तो दिख नहीं रहा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। इसका अगला 50 नंबर अगले दिन हो जाएगा। इसका 50 नंबर जो बाकी है वो अगले दिन करा दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।